जय हिंद बच्चों। एनसीईआरटी एग्जाम पर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बिना एक मिनट भी खराब किए तुरंत शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन पूछ रखा था, विच सेल विल मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए जरूरी है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस हो 25 डिग्री सेल्सियस, 1 मोल पर लीटर और 1 बार प्रेशर। जहां दिख जाए उसी पर निशान लगा लीजिए। 1 बार 1 m बिल्कुल जाएगा, तो उसका आंसर जाना वाला है यहां पर थर्ड। इसका आंसर हो जाएगा 3। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर mg इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये यहां पर नस्ट इक्वेशन mg इलेक्ट्रोड के लिए लिखी गई है और फिर ग्राफ पूछ रखा है EmG + 2mg वर्सेस log mg + 2। कौन सा ग्राफ ठीक होगा, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। पहले इस फॉर्म में ले आते हैं। तो अगर आप इसको समझें, इसको तो एज इट इज रहने देते हैं, ई स्टैंडर्ड mg + 2mg ही कर देते हैं। ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा अगर मैं mg को ऊपर ले जाऊंगा 0.059/2 और ये हो जाएगा log mg + 2। अब अगर आप यहां पर देखें तो दिस वन इज y, दिस इज c, चूंकि कांस्टेंट है। ये रहा x और ये रहा c, तो y = mx + c की लाइन बनेगी और y = mx + c की लाइन ऐसी आती है। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपसे सही स्टेटमेंट पूछ रखा है। देखो स्टेटमेंट में बार बार क्या लिखा हुआ है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, यही लिखा हुआ है। और ये बड़ी खूबसूरत बात है, मल्टीपल टाइम्स ये कॉम्पिटिशन्स में भी आ रखा है कि जो ई सेल होता है ना, ई सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। दो रिएक्शन के को जोड़ करके जब नई रिएक्शन बनाते हैं हम, तो नई रिएक्शन का ई सेल उन दोनों रिएक्शन के ई सेल जोड़ करके कभी नहीं बताया जाता है। आपको अगर करना हो तो आप जब दो रिएक्शन जोड़ करके नई रिएक्शन बनाते हैं तो आपको उन दोनों रिएक्शन की डेल्टा जी जोड़ने चाहिए और डेल्टा जी ही घटाने चाहिए। जब भी कभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चंस करते हैं, इसी बात पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको करने के लिए मिलते हैं। यही चीज बार बार रिपीट होती रहती है। इसी के ऊपर अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं कि जोड़ा और घटाया जाना चाहिए डेल्टा जी, बिकॉज डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन ई सेल जो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। जहां कहीं भी दिखे उस पर आप टिक लगा सकते हैं। ई सेल इंटेंसिव, डेल्टा जी एक्सटेंसिव, थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, लिख रखा है यहां पर, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन। तो जब आप सेल से करंट नहीं ले रहे होते हैं तो उस वक्त वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा होता है और उसके उस मैक्सिमम पोटेंशियल को हम लोग ईएमएफ ऑफ बैटरी बोलते हैं। जब हम लिखते हैं नस्ट इक्वेशन = E स्टैंडर्ड -0.0591/n log Q, तो दिस वन इज कॉल्ड EMF, दिस वन इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। जब हम बैटरी को लेकर के आते हैं मार्केट से, उस वक्त तो अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन में होती है, उसके सारे आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 1m होती है। 1m होने का मतलब उसका जो Q रिएक्शन कोशेंट है वो आएगा 1 आएगा। तो ये जो हमारे पास वैल्यू होती है log 1 होता है 0, तो ये पूरा का पूरा फैक्टर हो जाता है 0। उस वक्त E = E0 सेल के होता है। अभी आपने अपनी बैटरी से कोई काम नहीं करवाया है। इस वक्त आपकी बैटरी जो सेल पोटेंशियल देने वाली है वो मैक्सिमम वैल्यू देने वाली है और मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारी EMF के बराबर। जैसे जैसे सेल काम करने लगता है, बैटरी काम करने लगती है, उसके Q की वैल्यू धीरे धीरे, इसके Q की वैल्यू जो है वो बड़ी होने लगती है। Q बड़ा होने लगता है तो सेल पोटेंशियल की वैल्यू E0 माइनस उसमें से कुछ घटेगा, तो लगातार उसकी वैल्यू धीरे धीरे ड्रॉप होने लगती है। तो जब करंट ड्रॉन नहीं करते हैं उस वक्त वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी दिखा रहा होता है, जिसे बैटरी का हम लोग बोलते हैं यहाँ पर सेल EMF। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ पर आप लोगों से इनर्ट इलेक्ट्रोड के बारे में। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। तो देखिए, इनर्ट इलेक्ट्रोड हम निकेल और प्लेटिनम के यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? चूंकि वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर आपने सोल्यूशन लेकर के इलेक्ट्रोड लगा करके करंट पास कर दिया है तो हम ऐसे इलेक्ट्रोड्स लेने की कोशिश करते हैं जो सोल्यूशन के साथ रिएक्शन न करें। फिर उन इलेक्ट्रोड्स पर क्या होता है, या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होता है एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, ये सब चल रहा होता है। आइए देखिए, आपको इतने से आंसर पता चल जाएगा। इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन, नॉट करेक्ट पूछा था ये, तो इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन, ये स्टेटमेंट तो सही है, ऐसा ही होता है। ये नॉट करेक्ट लिखा हुआ, बड़ी कंफ्यूजिंग सी लैंग्वेज है, ध्यान रखना। इट प्रोवाइड सरफेस ईदर फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये स्टेटमेंट भी सही है। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा होता है।
इट प्रोवाइड सरफेस फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है। अब देखो ये वाला स्टेटमेंट गलत क्यों है आप समझिए ना, क्या लिख रखा है यहाँ पर, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन थोड़ी होती है, या तो रिडक्शन होता है या ऑक्सीडेशन होता है, दोनों एक साथ थोड़ी होते हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन चल रहा होता है, दोनों काम एक साथ थोड़ी होते हैं। इसलिए जो इसका फोर्थ ऑप्शन है बस यही वाला गलत है, इसलिए इसका आंसर जाना चाहिए फोर्थ। 5 पे का आंसर जाएगा यहाँ पर फोर्थ। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रखा है एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हेन, बहुत सुंदर सवाल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ठीक उल्टा होता है, जहां पर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा होता है वहां पर एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव हो रहा होता है। ठीक रिवर्स होती हैं रिएक्शंस भी, एकदम उल्टा कार्यक्रम चल रहा होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शन हो रही होती है उसकी ठीक उल्टी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हो रही होती हैं, और ये तभी संभव है जब आप अपने इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ऐसे करके वोल्टमीटर लगा के दिखाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अगर आप इसमें बाहर से, अभी यहाँ पर क्या चल रहा था, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रहा जिंक और ये रहा कॉपर, इधर यहाँ पर कॉपर आयन थे और इधर यहाँ पर कौन से थे, जिंक आयन थे। जिंक आयन यहाँ पर सोल्यूशन में आते हैं, यहाँ से कॉपर ऊपर चढ़ता है। आप चाहते हैं ठीक उल्टा हो जाए, तो ठीक उल्टा होने के लिए आपको बाहर से जो आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी लगाएंगे, जो आप बाहर से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी लगाएंगे ई एक्सटर्नल, उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए आपकी बैटरी के ई सेल से। आपकी बैटरी का जो ईएमएफ है उससे ज़्यादा पोटेंशियल का आपको एक्सटर्नल ईएमएफ लगाना पड़ेगा, तभी रिएक्शन रिवर्स हो पाएंगी। तो ई एक्सटर्नल मस्ट बी ग्रेटर देन ई सेल यहाँ पर जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं तो पूछ रखा है यहाँ पर विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट करेक्ट। ये जहाँ कहीं भी नॉट करेक्ट लिखा होता है ना, बहुत ध्यान से देखा करें, गलती हो जाती है। पूछ रखा कौन सा करेक्ट नहीं है, तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ आयंस। तो आयन के साइज पर तो कंडक्टेंस डिपेंड करती है। ये आयन छोटा होगा तेज चलेगा, बड़ा होगा भारी भरकम शरीर के अगर आप हो जाते हैं तो चल कहाँ पाते हैं, तो छोटा होगा तो तेज चलेगा, बड़ा होगा तो धीरे चलेगा, तो कंडक्टिविटी तो डिपेंड कर रही है। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये तो सही है जनाब, ये महाराज ये तो करेक्ट है। कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन, ये भी करेक्ट है। आपका सोल्यूशन बहुत गाढ़ा होगा तो आयन को चलने में दिक्कत होगी, आयन को कि आपको भी चलने में दिक्कत होगी। पानी में चलने के लिए कहूँ तो आराम से चल लेंगे, शहद में चलने के लिए कहूँगा तो चल नहीं पाएंगे आप। कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द सॉल्वेशन ऑफ आयन, ये रॉन्ग है। कैसे पता है रॉन्ग है, वो बोल रहा है डज नॉट डिपेंड अपॉन द सॉल्वेशन। काहे भाई, बिल्कुल करता है डिपेंड। लिथियम आयन छोटा होता है, सीजियम आयन बड़ा होता है। लिथियम आयन को पानी के मॉलिक्यूल अच्छे से घेर लेते हैं, हाइड्रोजन को भयंकर होता है उसका। हाइड्रोजन भयंकर होने से वह लिथियम जो गैसियस फेज में सबसे छोटा था, पानी के अंदर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन सबसे बड़े साइज का हो जाता है, और इस वजह से उसकी कंडक्टेंस कम हो जाती है। एक्वस मीडियम में लिथियम की कंडक्टेंस कम आती है, क्योंकि उसका सॉल्वेशन यानी कि हाइड्रोजन बहुत तगड़ा होता है। और ये भाई साहब मना कर रहे हैं यहाँ पर, कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन सॉल्वेशन, यही स्टेटमेंट गलत है। ये तो ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ेगी, आयन की स्पीड बढ़ेगी, खैर तो उसमें तीसरा ऑप्शन जाना चाहिए, थर्ड इसका आंसर जाना चाहिए। आगे लेके चलता हूं भाई, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो ये रहा, आपसे कह रहा है यूजिंग द डेटा गिवन बिलो फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जब स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट छांटने के लिए कहा, यानी कि सामने वाले को रिड्यूस करने वाला, तो अपने को क्या करना चाहिए, खुद को करना चाहिए ऑक्सीडाइज, यानी कि मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखूंगा किसका सबसे बढ़िया है। तो पहले देखो ना यहाँ पर, ये +6 से +3, ये कौन सा पोटेंशियल लिख रखा है, ये लिख रखा है यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है। अच्छा ये भी +7 से +2, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। अच्छा दरा जी ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। और आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो सामने वाले को स्ट्रांगली रिड्यूस करे, यानी कि खुद का भयंकर ऑक्सीडेशन करता हो, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भयानक होना चाहिए। ये सब रिडक्शन पोटेंशियल है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बैठेगा प्लस के 0.74, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस के रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस के 74 है, तो प्लस के पॉइंट, ये हो जाएगा माइनस के 1.36, ये हो जाएगा माइनस के 1.51, ये हो जाएगा माइनस के 1.33। तो सर्वाधिक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका बैठ रहा है, क्रोमियम का। तो सबसे अच्छा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो कि क्रोमियम का बैठ रहा है, तो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट भी यहाँ पर आपका क्रोमियम ही होगा। आप क्रोमियम में भी देखो 2 दे रखे हैं, बहुत अच्छा बना रखा है। तो आप जब उसको लिखोगे तो ई स्टैंडर्ड लिखोगे तो Cr से Cr+3 जाएगा ना। अब वो ऑक्सीडेशन
तो Cr जाना चाहिए, क्योंकि Cr अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा Cr+3 में और साथ वाले को रिड्यूस करेगा। आंसर जाना चाहिए सेकंड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये JEE मेंस नीट की परीक्षा में पूछा जा सकता है, बोर्ड के हिसाब से तो है ही अच्छा, तो चलिए उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखो, यूज द डेटा गिवन इन क्वेश्चन नंबर 8 एंड फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो खुद का रिडक्शन करे। तो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे थे भाई, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे, तो सर्वाधिक रिडक्शन पोटेंशियल किसका दिख रहा है आपको? MnO4 माइनस का, MnO4 माइनस का, नॉट Mn+2 का, MnO4 माइनस का। तो आंसर क्या जाना चाहिए? दोनों दे रखे हैं यहाँ पर, MnO4-3 इसका आंसर जाना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वहीं से एक और क्वेश्चन बना लिया, क्वेश्चन नंबर 8 से उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन निकाले हैं। यूजिंग द डेटा गिवन इन क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड आउट इन विच ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर इज दिस। ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर पूछ रहा है। ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर मतलब खुद का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। दोबारा आ जाते हैं, खुद का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो चलिए खुद का ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना पड़ेगा, और सबसे अच्छा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका बैठ रहा है? क्रोमियम का। उसके बाद देखो ना, ये माइनस था तो प्लस के 0.74 हो गया, ये तो माइनस के 1.36 बैठेगा, ये माइनस के 1.33 बैठेगा, ये माइनस के 1.51 बैठेगा। कौन से पोटेंशियल सीख रहा हूँ मैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। इसके बाद जो दूसरी बड़ी वैल्यू है वो इसकी है, तो यहाँ पर कौन जाने वाला है? यहाँ पर जाने वाला है Cr+3, Cr+3 जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसके बाद तीसरी बड़ी जो वैल्यू है वो जाने वाली है यहाँ पर Cl नेगेटिव की, और उसके बाद जो चौथी बड़ी वैल्यू वो जाने वाली है Mn+2 की। तो हमारा आंसर जाना चाहिए Cr+3 Cl नेगेटिव Mn+2, Cr+3 Cl नेगेटिव Mn+2। देख लेते हैं, Cr+3 Cr+3 Cl नेगेटिव, Cr+3 Cl नेगेटिव Mn+2। सेकंड इसका आंसर यहाँ पर हो गया। फिर से लिख रखा दोबारा, वहीं पे दोबारा पूछ लिया यहाँ से। यूज द डेटा गिवन इन क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल आयन इन इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म। रिड्यूस्ड फॉर्म में सबसे ज्यादा स्टेबल आयन कौन सा होगा? रिड्यूस्ड फॉर्म में सबसे ज्यादा स्टेबल आयन कौन सा होगा? तो अब रिडक्शन पोटेंशियल देखिए, ये सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल लिख रखे हैं। सर्वाधिक रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर है, तो ये इसका मतलब MnO4 नेगेटिव अपने आप को Mn+2 में खूब रिड्यूस करता होगा और खूब पसंद करता होगा अपने आप को रिड्यूस्ड फॉर्म में रखना। तो आंसर जाना चाहिए यहाँ पर Mn+2। तो चलिए इसका आंसर चला जाएगा यहाँ पर Mn+2। और Mn+2 अच्छा फॉर्म क्यों है? अगर आप डी ब्लॉक से भी इसको देखते हैं तो वहाँ पर भी आप समझ सकते हैं। Mn का जो एटॉमिक नंबर होता है मेरे भाई वो होता है 25। तो आप करते हैं तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 होता है। जब आप Mn+2 करते हैं तो सब तो एज इट इज रहता है, इस जगह हो जाता है 3d5, और 3d5 का मतलब हाफ फिल्ड सबशेल होता है, और हाफ फिल्ड सबशेल होने की वजह से भी इसको स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर ये जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप इसे मान सकते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर था। बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने बनाए थे, अभी भी मान नहीं रहे, देखो अभी भी मान नहीं रहे उसी डेटा को, अभी तक उन्होंने पूरा घिस रखा है यहाँ पर। आगे पूछता है फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज कौन सी है। तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज कौन सी? तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका था, तो Cr किस में कन्वर्ट होके जा रहा था? Cr+3 में। तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज Cr+3 यहाँ पर बैठना चाहिए। पूरी कसरत हो गई है ऊपर नीचे करते हुए, तो यहाँ पर जाएगा Cr+3 इसका आंसर जाएगा। पूरा क्वेश्चन ही बहुत लाजवाब है। आगे देखिए, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो Al+3 है, Al+3 + 3 इलेक्ट्रॉन से बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन से बनेगा Al। तो यहाँ पर तो 3 फैराडे चार्ज पास होंगे, क्योंकि एक मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे के बराबर होता है, 3 फैराडे चार्ज पास होंगे। इसे तो कोई भी बता सकता था। वेरी इजी क्वेश्चन। द सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल changes with the change of electrolyte, changes with the change of concentration of electrolyte, changes with the temperature of electrolyte, remains constant of a cell। कंडक्टिविटी जो सेल होती है कैसी होती है? कंडक्टिविटी सेल ऐसे करके यहाँ पर एक बर्तन सा रहता है, इसमें दोनों तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं,
इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो A होता है, और बीच की जो इनके बीच की जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो L होती है। यहाँ पर अपना सोल्यूशन आप भरते रहते हैं। तो L बाई A को आप बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो L और A तो बर्तन पे डिपेंड करेंगे ना, आपका बर्तन का ही अगर आकार आपने कम ज़्यादा कर दिया तो उनकी L और A चेंज हो सकती है, तभी सेल कांस्टेंट बदल सकता है, अदरवाइज बदलता नहीं है। तो रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सेल यहाँ पे रहने वाला है कंडक्टिविटी सेल के लिए। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। तो इस पे आते हैं और यहां तक तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। While charging the lead storage battery, PbSO4 एनोड इज रिड्यूस्ड टू, अब अगर आपको इसकी रिएक्शंस पता हो तो रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। PbSO4 Pb में कन्वर्ट होता है, तो जो हमारे यहाँ बैटरीज हैं उन बैटरीज की रिएक्शंस आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें। लेक्लांची सेल की है, मरकरी यानी कि बटन सेल की है, लेड स्टोरेज बैटरी की है, निकल कैडमियम बैटरी की और फ्यूल सेल की है। इन सभी की रिएक्शंस आपको, पांचों की रिएक्शंस आपको अच्छे से कंठस्थ रखनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या हो रहा है। 16 में कोलराश लॉ पे बेस्ड है और NH4OH का पूछ रहा है किस किस के बराबर होगा। NH4OH में NH4Cl जोड़ने से तो आएगा नहीं, दो NH4 हो जाएंगे और OH और Cl आएगा और Cl से Cl कट जाएगा, तो ये बनेगा तो है नहीं इसका। NH4Cl में NaOH जोड़ करके NaCl घटाओगे तो NH4 प्लस Cl प्लस Na प्लस OH माइनस Na माइनस Cl, Na से Na कैंसिल आउट हो जाएगा, Cl से Cl इसी में आएगा। आइए देखते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। इसको खोल के लिखिए कोलराश के अकॉर्डिंग। तो लैम्डा ऑफ क्या बैठेगा, NH4 प्लस प्लस लैम्डा ऑफ Cl नेगेटिव। इसको खोल के लिखिए, कैसे लिखेंगे आप, लैम्डा ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा ऑफ OH नेगेटिव। इसको लिखिए माइनस के लैम्डा ऑफ Na प्लस माइनस के लैम्डा ऑफ Cl नेगेटिव। ये कट जाएगा NaCl, यहाँ पर NH4OH इसी का ही आ रहा है। तो बड़ा सिंपल सा था, सेकंड कोलराश लॉ पे बेस्ड है, इसको करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। लिख रखा है यहाँ पर, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन विच ऑफ द हाफ सेल रिएक्शन विल अकर एट एनोड। अब अगर आप एनोड की बात करेंगे तो एनोड पर तो हाइड्रोजन को रिलीज होना चाहिए, और एनोड पर चूंकि आप एक्वस NaCl की बात कर रहे हैं तो एक्वस NaCl में Na, और अगर आप एचायन की बात करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल तो एचायन का ज़्यादा है, तो कायदे में तो वहाँ पर हाइड्रोजन हमें ऑब्टेन होनी चाहिए, Na ऑब्टेन नहीं होगा, तो ये रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। और एनोड पर होता है अपना ऑक्सीडेशन, तो एनोड पर होता है अपना, पूछ रहा है हाफ सेल करेक्ट एनोड, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो रिडक्शन की इक्वेशन गलत है। ये भी ऑक्सीडेशन की इक्वेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन की इक्वेशन है, ये रिडक्शन की इक्वेशन है। तो देखो क्या क्या कर सकते हैं हम। आपसे पूछा था कौन सी रिएक्शन एनोड पर हो रही है, तो पूछ रहा है यहाँ पर आयुष भाई क्वेश्चन नंबर 17 काट देना, क्वेश्चन नंबर 17 को आप ठीक से यहाँ पर दोबारा डाल देना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा जा रहा है ये देखते हैं। पूछ रहा है कि एक्वस NaCl का हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराया, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सी रिएक्शन अकर एट एनोड। एनोड पे तो भाई ऑक्सीडेशन होता है, तुम तो रिडक्शन हो बिल्कुल नहीं चलोगे, तुम भी रिडक्शन हो बिल्कुल नहीं चलोगे। अब आपको पता है Cl नेगेटिव, और पानी में अगर आप देखेंगे तो Cl नेगेटिव का नंबर जाएगा। वैसे भी यहाँ पर दिख रहा है, चूंकि हमें पता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन होना है, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसी की वैल्यू आनी चाहिए, तो यहाँ पर फोर्थ रिएक्शन जानी चाहिए, आंसर होगा इसका फोर्थ। यहाँ पर आते हैं, लिख रखा है द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर +2 कॉपर इंडिकेट्स। तो अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो उससे क्या समझ में आता है, इसका मतलब वो रिडक्शन कराने को लेकर बहुत पॉजिटिव है, वो अपना रिडक्शन कराना चाहता है। पोटेंशियल का मतलब भी होता है कर पाना। पेरेंट्स बोलते हैं ना बेटा यू हैव पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा तुम कर सकते हो। तो अगर किसी का पोटेंशियल पॉजिटिव में है तो उसका मतलब वो अपना, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में है तो उसका मतलब वो अपना रिडक्शन कराना पसंद करता है, वो चाहता है कि उसका रिडक्शन हो। तो यहाँ पर आपसे पूछ रखा है कि किसी का रिडक्शन पोटेंशियल अगर कॉपर का अगर पॉजिटिव है तो इसके आप क्या मतलब निकालते हैं। दिस रिडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन H+H2। बिल्कुल गलत बात है। स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कैसे होगा, अगर कोई अपना रिडक्शन कर रहा है तो वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बैठेगा ना, रिड्यूसिंग एजेंट थोड़ी बैठेगा, तो ये तो गलत हो गया। दिस रिडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल ठीक बात बोली है, तो ये तो उसमें जाना चाहिए, सेकंड तो करेक्ट है।
कॉपर कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, बिल्कुल देखो ना, अगर बात ये चल रही है यहाँ पर 2HN प्लस कॉपर, इससे बन रहा है कॉपर प्लस 2 और H2, वो पूछ रहा है क्या ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, तो हमें तो नहीं लगता हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, और ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल तो कॉपर का ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से। अगर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो कॉपर खुद रिड्यूस होगा ना, कॉपर ऑक्सीडाइज थोड़ी होगा, तो उल्टी गंगा बहा दिया आपने, ये तो नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, ये ठीक है, तो उसके आंसर हो गए, क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर हो गए हमारे पास सेकंड एंड फोर्थ, बी एंड डी। अब क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं क्या क्या है। तो चलिए, ये आ गया 19 क्वेश्चन आपके सामने। यहां पर कुछ डेटा दिया हुआ है और करेक्ट आंसर पहचानना है, लेकिन आप ऑप्शंस में देखेंगे तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के इलेक्ट्रोलाइसिस को लेकर के कुछ सवाल बनाए गए हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार आप डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के इलेक्ट्रोलाइसिस को मेरे साथ रिवाइज कर लें, तो कैसा होता है आइए देखिए। जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो डाइल्यूट H2SO4 के केस में एक तो डाइल्यूट मतलब पानी उपस्थित रहता है, और H2SO4 जब करंट मिलता है उसको तो वो H आयन और HSO4 नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाता है। कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड पर 2H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही होती है, और जब हम एनोड की बात करते हैं तो इन दोनों में से नंबर आता है यहाँ पर पानी का, और पानी अपने आप को ऑक्सीडाइज करा के लिया लेता है 2H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 इस तरीके से। अब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में चूंकि पानी रहता ही नहीं है, इस वजह से यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड में जब करंट लगती है तो करंट लगने पर वो H आयन और HSO4 नेगेटिव में ब्रेक तो होता है, लेकिन कैथोड पर अगर आप देखेंगे तो कैथोड पर सेम वही रिएक्शन होने लगती है जो डाइल्यूट के केस में हुई थी, और सेम यही रिएक्शन आपको यहाँ पर कैथोड में देखने के लिए मिलती है, चूंकि दूसरी कोई चीज कैटायन वहां पर मौजूद ही नहीं है कॉम्पिटिशन देने के लिए। अब एनोड पर क्या होता है वह देख लें। एनोड पर जाता है अपना ये HSO4, दूसरा कोई आयन है नहीं, तो ये HSO4 यहां पर बनाता है H2S2O8 और साथ में निकालता है 2 इलेक्ट्रॉन। आइए वहां पर सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या क्या चीजें पूछी गई थी। पूछा था कि इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन हाइड्रोजन विल बी रिड्यूस्ड एट कैथोड, वो तो दोनों में ही हुई है। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जाने वाला है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही जाने वाला है, क्योंकि डाइल्यूट के केस में, कंसंट्रेटेड के केस में, दोनों के केस में हाइड्रोजन वहां पर लिबरेट हुई थी। इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाटर विल बी ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड, तो नहीं, कंसंट्रेटेड के अंदर HSO4 नेगेटिव का ऑक्सीडेशन हुआ था, वहां तो पानी था ही नहीं, इसका नंबर नहीं आएगा। थर्ड, इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन वाटर विल बी ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड, ये बिल्कुल सही बात है। डाइल्यूट के केस में वाटर और HSO4 नेगेटिव में से वाटर का ही ऑक्सीडेशन हुआ था। और लास्ट वाले ऑप्शन में देख लेते हैं, इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन SO4 नेगेटिव आयन विल बी ऑक्सीडाइज, हुए तो थे, SO4 नेगेटिव आयन हुए तो थे ऑक्सीडाइज, ये रहा यहाँ पर H2O8, इसी के बारे में बात बोल रहा है, टेट्राथाइनाइड के बारे में, इन्हीं के बारे में बात बोल रहा है। अगर HN हटा लोगे तो H2O8 2 नेगेटिव बैठेगा तो ये है, लेकिन किस केस में? कंसंट्रेटेड के केस में। वो महाराज तो आपसे बोल रहे हैं डाइल्यूट के केस में, डाइल्यूट के केस में थोड़ी हुआ है, वो बोल रहे हैं डाइल्यूट के केस में, डाइल्यूट के केस में थोड़ी हुआ है। तो ऑप्शन कौन कौन से सही बैठ रहे हैं? ऑप्शन सही बैठ रहे हैं, एक तो सेकंड और एक थर्ड, सॉरी फर्स्ट और थर्ड। सेकंड भी गलत था और आपका डी भी गलत था, तो उसके ऑप्शन बैठ रहे हैं यहां पर ए एंड सी, जो कि 19th के आंसर हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब हम आके चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 को देखने की कोशिश करते हैं। आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पर, ई स्टैंडर्ड सेल दे रखा है डेनियल सेल का आपको 1.1, और फिर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर करेक्ट, मोर देन वन में करेक्ट में है। अच्छा क्वेश्चन बना लिया। अब जब इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम बोल रहा है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हुई है। पहली बात तो डेनियल सेल देख लेते हैं। डेनियल सेल तो अपने पास ये होता है भाई, एन की वैल्यू कितनी चलती है 2, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा होता है, पहली चीज। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब डेल्टा जी 0, और जब डेल्टा जी 0 हो जाएगा, डेल्टा जी होता है माइनस के NF बराबर 0, तो E बराबर भी 0। अब चलो नेक्स्ट इक्वेशन में रखना शुरू करो। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होती है, E इक्वल टू ई स्टैंडर्ड माइनस के 0.0591, बल्कि चूंकि 2.303 की टर्म में भी दे रखा तो पूरी लिख लेते हैं, 2.303 RT अपॉन NF, और लॉग क्या चलता है यहाँ पर Q।
अब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये 0 हो जाएगा इक्विलिब्रियम पर। इधर ई स्टैंडर्ड 1.1 ही रखोगे, 2.303 RT अपॉन n की जगह 2 रखोगे, इधर f रखोगे और यहाँ क्या रखोगे log Kc। और आप जैसे ही इसको ठीक करते हैं तो 1.1 इक्वल टू आ जाएगा 2.303 RT अपॉन f। मैं इस 2 को सामने मल्टीप्लाई कर दूं, वैसे तो पहले यहाँ पर आएगा, चलिए कोई बात नहीं आराम से कर लेते हैं। इस 2 को सामने ले जाऊंगा तो आप समझ रहे होंगे कि इसका तो हो जाएगा यहाँ पर 2.2, तो ये हो जाएगा 2.2, नीचे बचेगा f। तो अगर आप देखेंगे तो ये इस वाले ऑप्शन को तो मैच कर ही रहा है, सेकंड वाले को पूरा पूरा परफेक्ट बैठ रहा है। अगर आप इसको यहाँ पर रख लें, हटाइए ये 1.12 तो उससे मैच कर ही रहा है ये। और देखिए और क्या हो सकता है, अगर आपको याद हो इस पूरे की वैल्यू, तो इस पूरे की वैल्यू होती थी यहाँ पर 0.0591, ये हो गया 2.2 इक्वल टू, अगर आप इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा 0.0591 log Kc। तो log Kc करोगे तो ये नीचे आ जाएगा 2.2 के। तो इसका ऑप्शन 20th का ऑप्शन सेकंड और थर्ड दोनों चले जाएंगे, तो ये बी और सी दोनों उसके ऑप्शन में जाएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो 21 क्वेश्चन ये रहा, चलिए पहले पढ़ लेते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन डिपेंड ऑन, किस किस पर डिपेंड कर रही है, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे करती ही है। HCl पानी में डालेंगे पूरा टूटेगा, खूब सारा आयन देगा, खूब कंडक्टिविटी आएगी। एसिटिक एसिड पानी में डालेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, टूटेगा ही नहीं, कम टूटेगा, कम आयन देगा, इलेक्ट्रो जो कंडक्टेंस है वो उसकी आएगी नहीं, करंट वहाँ पे पास होगी नहीं बढ़िया करके। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे तो बिल्कुल डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा आप कंसंट्रेशन लेंगे उतने ज़्यादा आयन होंगे, जितने ज़्यादा आयन होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस आएगी, भी ठीक है। पावर ऑफ AC सोर्स, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाकर के स्वयं टूटते हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी उसे ब्रेक नहीं करती है। AC सोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। AC सोर्स का सिर्फ इतना ही काम रहता है कि प्लेट्स को वो यहाँ पर पोटेंशियल प्रोवाइड कर दे ताकि आयन अपने गंतव्य तक पहुँच सकें। और AC का भी प्रयोग क्यों करते हैं, DC का क्यों नहीं करते, इसके बारे में भी पढ़ने को मिलता है हम लोगों को, कि ताकि अगर हम पूरे DC यूज़ करेंगे तो एक प्लेट पर परमानेंटली पॉजिटिव, दूसरी प्लेट पर परमानेंटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो वहाँ पोलराइजेशन एंड देन इलेक्ट्रोलिसिस होने लगती है। उससे बचाने के लिए अपन लोग AC यूज़ करते हैं। तो AC और DC यूज़ करने का सिर्फ इतना ही प्रयोजन है कि आयन अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ पहुँच जाए बस, बाकी वो कुछ इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करने में, कंडक्टेंस में हेल्प नहीं करता है। तो AC सोर्स तो नहीं आएगा। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, इससे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। प्लेट पर चार्ज होगा, आयन अपने आप ही कॉरस्पॉन्डिंग प्लेट पर पहुंच जाता है। तो आंसर 21 का जो यहाँ पर बैठेगा वो बैठेगा A और B। अब हम आते हैं 22 क्वेश्चन पर, और 22 क्वेश्चन ये रहा, पानी के इलेक्ट्रोड पूछ रहा है। अगर आपने NCERT को पढ़ा हो तो NCERT में डेलम जीरो ऑफ वाटर के ऊपर एक इन टेक्स्ट में क्वेश्चन भी दे रखा, कैसे निकालते हैं। अब अगर पानी का निकालना हो आपको तो क्या काम करें, एक एसिड ले लें, एक बेस ले लें, एक सॉल्ट ले लें। एसिड और बेस को जोड़ करके उसमें से सॉल्ट की अगर आप डेलम जीरो घटा देंगे तो पानी की आ जाएगी। एसिड बेस और सॉल्ट घटा दीजिए, पहला ही ऑप्शन हो गया। देखना चाहते हैं कैसे, देखो ना, इसे कैसे लिखोगे, लैम्डा ऑफ H प्लस, साथ में लैम्डा ऑफ Cl नेगेटिव। कौन सा रूल लगा रखा हम लोगों ने, कोहलराश लॉ। इधर आ जाइए, क्या है यहाँ पर, लैम्डा ऑफ Na प्लस लैम्डा ऑफ OH नेगेटिव। अब इधर आ जाइए, इसको कैसे लगाएंगे, लैम्डा ऑफ Na प्लस माइनस लैम्डा ऑफ Cl नेगेटिव। ये NaCl कट गया यहाँ पर, H और OH पानी का हो गया, 22 कुछ था ही नहीं। NCERT का सवाल है, इंटेक्स्ट है NCERT का। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। देखो जब आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे होते हो और कॉपर इलेक्ट्रोड, दूसरा क्वेश्चन कॉपर इलेक्ट्रोड का दे रखा है, होता क्या, जब हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस होता है, और जब हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है। तो आइए दोनों क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर अब देख लेते हैं। तो 23rd को देख लेते हैं। कॉपर विल डिपॉजिट एट कैथोड, बिल्कुल सही बात है, यही होगा। आप समझ रहे हैं, इधर प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं आपने, ये इलेक्ट्रोड्स प्लेटिनम के हैं, और किसका प्रयोग किया है आपने, एक्वस कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर आयन और सल्फेट आयन मिलेंगे तो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर तो आपको कॉपर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे रिडक्शन होगा यहाँ पर। अब आगे पूछ रहा है, आपसे पूछा था कि क्या चीज होने वाले, 23 का A तो उसका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर जाता है। अब कॉपर डिपॉजिट नहीं होगा एनोड पर, ये तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का केस है। नीचे में साफ देख पा रहा हूँ कॉपर इलेक्ट्रोड्स की बात की गई है, यहाँ पर कुछ ऐसा होएगा, यहाँ नहीं होएगा।
अब ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड एट एनोड, बिल्कुल सही बात है, चूंकि एनोड पर जाएगा, सल्फेट का नंबर तो नहीं आएगा, किसका नंबर आएगा, पानी का ऑक्सीडेशन होगा। क्या बनेगा पानी के ऑक्सीडेशन पे, बनेगा 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन, साथ पे आप यहाँ पर O2 निकालेंगे, हाफ O2 आएगी यहाँ पर बाहर, ठीक है, ऑक्सीजन निकल जाएगी बाहर। चलिए अब आगे चलते हैं, और कॉपर विल डिसॉल्व एट एनोड बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 23 को अगर आप देखेंगे तो उसके आंसर क्या क्या बैठेंगे आपके पास, एक तो बैठेगा ए और एक बैठेगा सी। अब 24 कॉपर इलेक्ट्रोड्स यूज कर लिए। क्या होता था इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में, यहाँ पर एक बड़ा सा एनोड और यहाँ पे पतला सा कैथोड लेते थे, ये भी कॉपर का बना होता था, ये भी कॉपर का, करंट लगाते थे। याद करिए क्या होता था, जितना कॉपर यहाँ से यहाँ पर डिपॉजिट होता था उतना ही कॉपर ऊपर से नीचे उतर आता था। तो कॉपर ऊपर से नीचे यहाँ पर उतर आएगा, तो कॉपर ऊपर से नीचे यहाँ पर उतार दीजिएगा आप। चलिए तो फिर कॉपर विल डिसॉल्व एट, इधर आ जाइए, कॉपर विल डिपॉजिट एट कैथोड, तो ठीक है। कॉपर विल डिसॉल्व एट एनोड, ये भी ठीक है। ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होगी, कॉपर विल डिपॉजिट एट एनोड, ये भी गलत है। तो 24 के जो आंसर हो जाएंगे वो जाएंगे ए और बी। आइए अब आगे चलते हैं, 25 पर आते हैं। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, 25वां क्वेश्चन है। अब आप बना के देख लीजिए कौन कौन से जाएंगे। कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू 1/RL/A डेल M G*/R, तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन जाएंगे ए बी, क्योंकि आपको पता है कापा इक्वल टू होता है CL/A, कापा इक्वल टू होता है C इंटू G*, C को क्या लिख सकते थे, 1 रेजिस्टेंस इंटू G*, तो ये उसी को बना करके देख सकते हैं। एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ ऐसा खास नहीं है जो बताने योग्य हो। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉलिड की बात चल रही है, तो आयनिक सोल्यूशन नॉट सॉलिड, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन, बिल्कुल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। टेम्परेचर अगर आप चेंज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी, कंडक्टेंस तो बढ़ेगी, तो ये तो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, इसका कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस कम ज़्यादा करने से कुछ नहीं होता है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन बिल्कुल डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे आयंस बढ़ेंगे, आयंस बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ेगी। सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड बढ़ने से कुछ नहीं होता है। आयंस को अपने जो सामने प्लेट है ना, उस प्लेट पर जब आप कंडक्टेंस कर रहे हैं, कंडक्टेंस नाप रहे हैं, तो कोई वहाँ पर रिडॉक्स टाइप की कोई चीज़ नहीं हो रही, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ नहीं हो रहा है। जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसकी एफिशिएंसी बदल जाएगी, सरफेस एरिया चेंज करने से बड़ी सरफेस पर ज़्यादा ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी। लेकिन यहाँ पर जब आप कंडक्टेंस की बात करें तो यहाँ पर रिडॉक्स नहीं हो रहा होता, रिडॉक्स हम लेते भी नहीं है। आयन को जस्ट अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड तक जा करके और करंट के फ्लो को बनाना होता है। उसमें आपके इलेक्ट्रोड बड़ी डिस्टेंस पर रखें या उसकी डिस्टेंस अगर आप चेंज करेंगे तो उससे फ़र्क वहाँ पर नहीं पड़ता है, ना ही सरफेस एरिया से फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जाएंगे 26 के, वो फर्स्ट और थर्ड आएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 27वां, फॉर द गिवन सेल Mg+2 कॉपर+2 कॉपर, देखो सीधी सी बात है, इसको तो आप एनोड बोलते हो यार, इसको क्या बोलते हो, कैथोड बोलते हो। तो नॉर्मल अगर आप इसको देखेंगे तो उसके आंसर तुरंत समझ में आ जाएगा, इसके आंसर जाएंगे बी और सी। बाकी कुछ भी इसमें ऐसा खास नहीं है जो लगे कि डिस्कशन योग्य है। तो कुल मिलाकर के जो क्वेश्चंस अभी पीछे आए हैं ना, जिन क्वेश्चंस के अंदर नॉट लिखा होता है वो ही बड़े जालिम क्वेश्चन होते हैं, वही नुकसान पहुंचाते हैं सबसे ज़्यादा, मतलब गंभीर चोट वही करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, और जब स्टेटमेंट इस प्रकार के क्वेश्चंस में हो तो बहुत ढंग से पढ़ना चाहिए। फिलहाल तो लिख रखा है यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप, कैन एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड बी मेजर्ड। तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसी इलेक्ट्रोड का मेजर नहीं कर पाते, क्योंकि हम किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल पाते हैं। हम उस इलेक्ट्रोड को किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ते हैं और फिर उसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं। जैसे हमने जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रखे हैं उन सबको हाइड्रोजन के साथ जोड़ करके निकाल रखा है। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में है, कि अगर हाइड्रोजन का मैं 0 मान लूँ तो बाकी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या आएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो किसी की भी नहीं निकाली जा सकती, कंपेरिजन में निकाली जाती है, कंपैरेटिवली निकाली जाती है कि हाइड्रोजन के मुकाबले इतना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं मेजर की जा सकती है। कैन E0 सेल और डेल्टा G डॉट फॉर सेल रिएक्शन एवर बी इक्वल टू 0। E0 सेल कभी 0 नहीं होता, E सेल 0 होता है जब हमारा बैटरी इक्विलिब्रियम पर आ जाए। E0 सेल कैसे 0 हो सकता है, E0 सेल तो 0 बनेगा ही नहीं। और E0 सेल और डेल्टा G सेल ऑफ रिएक्शन
इक्वल टू 0 एक शर्त पर हो सकता है, अगर आप कंसंट्रेशन सेल का प्रयोग करें। कंसंट्रेशन सेल कैसे होते हैं? तो ये होता है 0, जनरली नॉट पॉसिबल, बट पॉसिबल ओनली इन कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल कैसे होते हैं मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये रहा हमारे पास, अमूमन जब सेल बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये रहा एक नॉर्मल सेल, तो ऐसे बनाते हैं हम लोग। ये हमारे पास जिंक है और यहाँ पर मैंने इसको जिंक सल्फेट में डुबा रखा है। यहाँ पर कॉपर है और मैंने इसको कॉपर सल्फेट में डुबा रखा है। तो जब आप इसका ई स्टैंडर्ड सेल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? ई स्टैंडर्ड कैथोड यानी कि कॉपर का, और ई स्टैंडर्ड एनोड यानी कि जिंक का, Zn+2 Zn, ऐसे निकालेंगे। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन सेल में हम दोनों तरफ एनोड और कैथोड सेम इलेक्ट्रोड्स के बनाते हैं। अब समय आ चला है कि मैं आपको यहां दिखाऊं उसको कंसंट्रेशन सेल, तो दिखाता हूं कैसा। तो कंसंट्रेशन सेल में मैं क्या काम करूंगा, देखो मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये मैंने जिंक ले रखा है और ये सोल्यूशन मैंने जिंक सल्फेट का ले रखा है। ये भी मैंने जिंक का ले रखा है और सोल्यूशन मैंने जिंक सल्फेट का ले रखा है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है। अब आप कहेंगे सर दोनों तरफ जिंक दे लिया तो क्या सेल काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। क्या सेल ईएमएफ जनरेट करेगा? बिल्कुल करेगा भाई, काहे नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा देता हूँ उसके ऐसे, अब अगर आप इसको देखें तो क्या होएगा यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं जब इसका ई स्टैंडर्ड सेल निकालूंगा तो इसका ई स्टैंडर्ड सेल आएगा ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड। कैथोड पे भी जिंक लगा हुआ है, एनोड पे भी जिंक लगा हुआ है, दोनों जगह वैल्यू 0.76 से जाएगी महाराज। तो ये वैल्यू कितनी आने वाली है? 0। फिर आप कहोगे सर ये आपने बना तो दिया, हाइपोथेटिकल लग रहा है, क्या ये काम करेगा? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। नस्ट इक्वेशन में रखेंगे इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस की 0.0591 अपॉन क्या करेंगे आप यहां पर n रखेंगे, n की वैल्यू 2 और log q रखेंगे, log q में क्या आता है? एनोडिक कंपार्टमेंट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कैथोडिक कंपार्टमेंट की कंसंट्रेशन। एनोडिक की कंसंट्रेशन C1, कैथोडिक की कंसंट्रेशन C2 रख दो यहाँ पर, ठीक है। ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई है, ये तो हमारा 0 हो गया, ठीक है। E इक्वल टू माइनस के 0.0591 अपॉन 2 और लॉग क्या आ गया? C1 अपॉन C2। थोड़ा सा लॉग पे काम अगर ठीक हो आपका तो आप समझ सकते हैं 591 अपॉन 2 लॉग C2 अपॉन C1 कर दो। अब अगर आपका C2 बड़ा हो और C1 छोटा तो आपका सेल जरूर काम करेगा। मतलब ये कि C2 बड़ा चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर मैं इसकी वैल्यू आपको 10 टू द पावर माइनस के 2m दे, सॉरी 10 टू द पावर मैं इसको आपको 0.1m ले लूँ और इसको ले लूँ मैं 0.01m, तो आप समझ रहे हैं क्या होगा जब मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँगा इसकी। तो ये 0.1 डिवाइडेड बाय 0.01 तो ये log 10 हो जाएगा। log 10 तो 1 होता है और आपका ई सेल इस वक्त कैसा बिहेव करने लगेगा? ई सेल की वैल्यू कैसी आएगी आपकी? पॉजिटिव, यानी कि आपकी बैटरी काम कर सकती है, सेम इलेक्ट्रोड्स देने पर भी काम कर सकती है, बस आपको नीचे कॉन्सेंट्रेशन चेंज करनी होगी। तो सवाल में पूछा था उसने, अब सवाल क्या पूछा था? दोबारा सवाल पर आते हैं हम लोग, सवाल से बहुत अलग आ गए। सवाल में पूछा था कि क्या किसी बैटरी का ई सेल 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन सेल में हो सकता है। अंडर व्हाट कंडीशन ई सेल बराबर 0 और डेल्टा जी बराबर 0? जब आपकी बैटरी इक्विलिब्रियम पे हो तभी आपका ई सेल की वैल्यू 0 होगी। डेल्टा जी 0 का मतलब ही होता है इक्विलिब्रियम। इसका मतलब जब रेट ऑफ ऑक्सीडेशन एट एनोड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिडक्शन एट कैथोड हो जाएगा तो बिल्कुल ये 0 जाएगा। आगे पूछता है व्हाट डज द नेगेटिव साइन इन द एक्सप्रेशन मीन? इस नेगेटिव का मतलब नहीं, कोई किसी को प्रपोज किया आपने, उसने सामने से नेगेटिव रेस्पॉन्स दिया, क्या बोलते हैं भाई उसने मना कर दिया यार। किसी को आपने कोई काम करने के लिए दिया, उसने नेगेटिव रेस्पॉन्स दिया, अरे यार वो नेगेटिव रेस्पॉन्स मतलब वो नहीं करना चाहता। अब अगर यहाँ पर इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो उसका मतलब अपना रिडक्शन नहीं करना चाहता, नेगेटिव रेस्पॉन्स है उसका, नहीं करना चाहता। अब इधर आ जाइए, aqueous copper sulfate solution and aqueous silver nitrate solutions are electrolyzed by 1 ampere current for 10 minutes in separate electrolytic cells. Will the mass of copper and silver deposited on the cathode be same? और नहीं, बिल्कुल भी सेम। कैसे आ जाएंगे सेम? आप जरा सोचिए भाई, दोनों के इक्विवेलेंट वेट अलग अलग है, कैसे सेम आ जाएंगे? अगर आपको बोला कि 1 एम्पीयर करंट 10 मिनट तक आपने पास की, अब फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? फॉर्मूला होता है वेट बराबर EIT अपॉन 96500। अब IT तो आपने सेम कर दिया, अब वो पूछ रहा है क्या वेट दोनों के बराबर होंगे? कैसे हो जाएंगे? दोनों के इक्विवेलेंट वेट सेम थोड़ी आएंगे। कॉपर का इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? कॉपर का इक्विवेलेंट ये रहा कॉपर, ये रहा यहाँ पर
कॉपर का इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, इक्विवेलेंट वेट निकालो, कॉपर होता है 63.5 डिवाइडेड बाय n फैक्टर यहाँ पर 2 है, बिल्कुल अलग इक्विवेलेंट वेट आएगा कॉपर का। और सिल्वर के केस में करेंगे तो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन से बन रहा है Ag, जब आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 108 अपॉन n फैक्टर 1, बिल्कुल ही अलग है। जब दोनों के इक्विवेलेंट वेट अलग है तो दोनों के सेम वेट कैसे डिपॉजिट हो सकते हैं, मना करेंगे। आप चाहो तो दोनों के वेट निकाल करके और आंसर निकाल करके भी दिखा सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ ये बोल सकते हैं कि बिल्कुल नहीं जनाब, चूंकि कॉपर और सिल्वर के इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट है, इसलिए बिल्कुल नहीं हो सकता है। आगे बोल रहा है डेपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द सेल रिएक्शन दिस अकर। साफ दिख रहा है यहाँ पर सिल्वर का तो हो रहा है रिडक्शन और कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कॉपर +2 यहाँ जाना चाहिए और बीच में सॉल्ट भी जाना चाहिए, और सिल्वर का हो रहा है रिडक्शन, तो ऐसे आपको दिखाना चाहिए। पूछा कदा डेपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच, ये रहा हमारा गैल्वेनिक सेल, ऐसे दिखाया जाएगा गैल्वेनिक सेल। क्वेश्चन नंबर 34 सवाल में पूछा गया है, काफी बड़ी भाषा लिखी है, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन इज मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ वाटर। पानी से ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cl नेगेटिव का क्यों है, वो इस बात के ऊपर अड़ा हुआ है। आप अगर देखें तो मैं अगर आपको डेटा दिखाऊं यहाँ पर, तो Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1.36 है जबकि पानी का 1.23। तो कारण ये है कि Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है और पानी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पर कम क्यों है, क्योंकि पानी को इसका मतलब ये हुआ कि पानी को ऑक्सीडाइज करना Cl नेगेटिव की तुलना में कठिन क्यों है। कारण यह है कि पानी को ऑक्सीडाइज करने के लिए एक्स्ट्रा पोटेंशियल यानी कि ओवर वोल्टेज लगती है। अब ये ओवर वोल्टेज क्या है जाके एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस की स्टार्टिंग की 4-5 लाइन में एनसीईआरटी में ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज की बात वहां पर कर रखी है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज वाटर नीड्स मोर ओवर वोल्टेज देन Cl नेगेटिव, ये इसका आंसर आप यहां पर लिखने वाले हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप लोग अपने टेक्स्ट में नोट्स में पढ़ते ही हैं। एनोड और एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन चलता है, और वहां पर बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड और जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जिस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। टेक्स्ट में आप लोगों के लिखा हुआ रहता है, तो इसके आंसर को यहाँ पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर इन्होंने एक गैल्वेनिक सेल बना रखा है ये, और नीचे यहाँ पर इसकी हेल्प से यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा है, और उसने ए और बी प्लेट्स की यहाँ पर पोलैरिटी पूछी है। तो अगर आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में पता हो तो गैल्वेनिक सेल में ये अपना एनोड है, और एनोड होती है नेगेटिव प्लेट और कैथोड होती है हमारी पॉजिटिव प्लेट। किसके केस में ये एनोड है और ये कैथोड है, किसके केस में, गैल्वेनिक सेल के केस में। अब ये सेल किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे जोड़ करके वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, तो इसके यहाँ पर एनोड को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव और कैथोड को बोलते हैं नेगेटिव। ये यहाँ पर बड़ी खूबसूरत है इनकी पोलैरिटीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है और वैसे भी ऑब्जेक्टिव के तौर पर अलग अलग जगहों पर पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यह डिफरेंस होता है। Why is alternating current used in measuring resistance of an electrolytic solution? कंडक्टेंस के केस में पढ़ने के लिए मिलता है। अगर आप डीसी का प्रयोग करते हैं तो डीसी का प्रयोग करने से वहां पर पोलराइजेशन होता है, आयन अपने अपने पोल्स को, रेस्पेक्टिव पोल्स को पकड़ लेते हैं, देन वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस होने से आयंस की संख्या सोल्यूशन में घट जाती है, और इस वजह से हमारा जो कंडक्टेंस का मेजरमेंट है वो गलत आता है, क्योंकि कंडक्टेंस नापते ही आयंस की है। इसलिए हम लोग उस पोलराइजेशन और इलेक्ट्रोलाइसिस से बचने के लिए हम एसी का प्रयोग करते हैं डीसी के स्थान पर। आगे क्या बोलता है, एक गैल्वेनिक सेल है जिसका पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है, अगर उस पर अपोजिंग पोटेंशियल 1.1 वोल्ट का ही लगा दिया जाए तो क्या होगा। देखो, अगर आप उस पर रिवर्स डायरेक्शन में उतना ही पोटेंशियल 1.1 लगा देंगे, अगर आप 1.1 से ज़्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शंस उल्टी होनी शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने भी थोड़ी देर पहले भी आपको दिखाया भी था, एक्सटर्नल पोटेंशियल का एक सवाल भी आया था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। चलिए, ये वोल्ट मीटर के साथ मैंने जोड़ दिया। इधर मेरे पास ये जिंक है, इधर जिंक सल्फेट है, इधर मेरे पास ये कॉपर है, और इधर मेरे पास ये कॉपर सल्फेट है। कितना पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, 1.1। अब अगर मैं बाहर से इसको बैटरी से जोड़ दूँ, एक बैटरी से जोड़ दूँ, और वो बैटरी का पोटेंशियल 1.1 से ज़्यादा हो, माना उसका पोटेंशियल 2.2 वोल्ट है, तो ठीक रिएक्शंस उल्टी होनी शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पर अभी क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, जिंक का ऑक्सीडेशन जेड आयन में, यहाँ पर क्या हो रहा था, कॉपर आयन रिड्यूस होकर के कॉपर सामने इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहे थे। अगर आप ज़्यादा पोटेंशियल के बैटरी से जोड़ दोगे तो रिएक्शंस रिवर्स हो जाती हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, लेकिन वो क्या बोल रहा है सवाल में, हम 2.2 का नहीं लगा रहे, 1.1 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया आपने से,
तो इसका जो पोटेंशियल है प्लस इसका पोटेंशियल दोनों ही बराबर हो गए। जब दोनों ही बराबर हो गए तो एक दूसरे को फुल बराबर एक बराबर का कंपटीशन देंगे, तो रिएक्शंस ही नहीं हो पाएंगी। अब भाई अगर ये ज्यादा हो तो इलेक्ट्रोलाइसिस वाली रिएक्शन शुरू हो जाएंगी, अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाली रिएक्शन शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर दोनों के पोटेंशियल बराबर कर दिए कुछ होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे पूछ रखा था कि क्या होगा, तो लिखा जाएगा यहाँ पर नो रिएक्शन विल ऑकर, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। हाउ विल द पीएच ऑफ ब्राइन सोल्यूशन अफेक्टेड व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। अब NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराइए, तो यहाँ पर पानी है, इधर हमारे पास पानी है और Na आयन है और Cl आयन है। इलेक्ट्रोलिसिस करना आपको आता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन ये बन जाता है। कैथोड पर पानी का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो पानी का रिडक्शन हो जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पर रिडक्शन से बन जाएगा यहाँ पर H2 और साथ में आ जाएंगे आपके OH नेगेटिव, हाफ H2 और OH नेगेटिव आ जाएगा आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, है ना, ये रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर। अब होगा क्या, सोल्यूशन में बचेगा क्या, Na बचेगा और OH बचेगा। NaOH के मिलने से बन जाएगा NaOH, यानी कि सोल्यूशन हो जाएगा एल्कलाइन। एल्कलाइन होने का मतलब pH 7 से ज़्यादा, यानी कि pH बढ़ जाएगी महाराज। तो pH विल इंक्रीज बिकॉज रिमेनिंग सोल्यूशन विल कंटेन NaOH। आगे चलते हैं 42। H2SO4 डायरेक्ट ले रखा है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो उसकी pH में क्या फर्क पड़ेगा, ये सवाल में पूछा हुआ है। तो डाइल्यूट H2SO4 की pH में भी थोड़ी देर पहले हमने आपको करके दिखाया था। जब हम डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो H2O2 सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ भी नहीं होता, इलेक्ट्रोलिसिस वहाँ पर पानी का हो रहा होता है। उधर तो HN रिड्यूस हो रहे होते हैं, उधर से ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है एनोड पर। तो pH में यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा जब आप डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ करवाएंगे। In an aqueous solution, how does specific conductance of electrolyte change with addition of water? तो specific conductance होती है, it is the conductance of all the ions present in 1 milliliter solution. When we add water, number of ion per ml decreases, specific conductance decreases. आइए देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, तो इधर देख लेते हैं। इधर मेरे पास मान लिया जाए 10 मिलीलीटर है और मेरे पास यहाँ पर 100 सोडियम आयन है। मैंने इसके अंदर 20 ml या मैंने इसके अंदर यहाँ पर 40 ml पानी ऐड कर दिया। तो जब मैं 40 ml पानी इसमें ऐड करूंगा तो मेरे पास सोडियम आयन तो अभी भी 100 ही रहेंगे, लेकिन टोटल वॉल्यूम मेरे पास हो जाएगा 50 ml। तो पहले कितने आयन पर ml थे, 100/10 करिए तो ये हो गए 10 आयन्स पर ml। लेकिन जब मैं वाटर ऐड कर रहा हूं तो अब आप 100/50 करिए तो ये 2 आयन पर ml हो गए। तो नंबर ऑफ आयन पर ml कम हो जाते हैं डाइल्यूशन पर, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस घट जाती है, बिकॉज स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन्स प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। घट जाएगी महाराज। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स। ऑब्वियस सी बात है, शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका प्रयोग करते हैं। PtH2 कितना प्रेशर लेते हैं 1 बार, और यहाँ पर HN कितनी कंसंट्रेशन होती है 1 m, 25 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। कंसिडर सेल गिवन बिलो, ये दे रखा है यहाँ पर। राइट द रिएक्शंस, बहुत सिंपल सा केस है, ये तो गैल्वेनिक सेल की रिएक्शंस की लिखने की बातें कर रहा है। गैल्वेनिक यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो कॉपर से बना देंगे कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स, रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। और यहाँ पर क्या चल रहा है, रिडक्शन, तो रिडक्शन से क्या बनाएंगे, Cl2 से बनाएंगे आप Cl2 +2 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बनाएंगे आप 2Cl नेगेटिव। हो गई रिएक्शंस, एनोड कैथोड की, ये हो गई एनोड की। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है महाराज, कैथोड पर रिडक्शन होता है। राइट द नेक्स्ट इक्वेशन फॉर द सेल रिएक्शन इन द Daniell cell. How will the E cell be affected when concentration of Zn+2 ions increased? जिंक आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर क्या होएगा, आओ देखो। तो बैटरी कौन सी चल रही है, ये वाली Zn+2, इससे बन रहा है कॉपर +2 कॉपर। जब आप इसकी नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो E इस बैटरी का E स्टैंडर्ड सेल, अब तो आप सबको याद होगा 1.1 वोल्ट होता है, 1.1 लिखेंगे, माइनस का 0.0591 अपॉन n की वैल्यू 2 जाएगी लॉग। हमेशा एनोडिक कंपार्टमेंट डिवाइडेड बाय कैथोडिक कंपार्टमेंट की कंसंट्रेशंस लिखी जाती हैं। तो एनोडिक कंपार्टमेंट ये रहा यहाँ पर, जिंक आयन कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर आयन कंसंट्रेशन। अब क्या बोल रहा है वो, आपसे बोल रहा है कि अगर जिंक आयन कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ई सेल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये रहा अपना ई सेल, अगर आप जिंक आयन कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये वाला फैक्टर बड़ा हो जाएगा, 1.1 में से कोई बड़ी चीज सब्ट्रैक्ट होगी, इस वजह से ई सेल की वैल्यू
कम आएगी, तो आपका ई सेल डिक्रीज होगा अगर मैं जिंक आयन कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूं तो। 46 पे चलते हैं, तो 46 में पूछ रहा है राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो चुका। 47, व्हाट एडवांटेज डू द फ्यूल सेल हैव ओवर प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज। फ्यूल सेल की 3 एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, ये कभी डिस्चार्ज नहीं होते। नंबर 2, ये पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, चूंकि एक तरफ से O2 और एक तरफ से H2 हम पास कर रहे होते हैं। बाय प्रोडक्ट के तौर पर आफ्टर द कंबशन ऑफ हाइड्रोजन वी विल गेट H2O, जो कि पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता। और ये कभी डिस्चार्ज नहीं होते, कभी डिस्चार्ज नहीं होते, पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तीसरा, इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, 50% से ज़्यादा इनकी एफिशिएंसी होती है। 3 ही एडवांटेजेस हैं, तीनों की तीनों आपको पता होनी चाहिए। 48, write the cell reaction of a lead storage battery when it is discharged. How does the density of electrolyte change when the battery is discharged? तो lead storage battery की reactions NCERT में given है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। और जब बैटरी काम करना शुरू करती है तो उसकी डेंसिटी में कैसे कैसे परिवर्तन आता है, सब कुछ NCERT में लिखा हुआ है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ये डायरेक्ट टेक्स्ट का क्वेश्चन है, इसलिए हम यहाँ पे इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं ना, इसकी चर्चा कर रहे हैं। Why on dilution the del M of acetic acid increases drastically while that of CH3CONA increases gradually? CH3COONA एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी डिसोशिएटेड रहता है, तो डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते हैं, सिर्फ आयंस की वेलोसिटी बढ़ती है, इसलिए कंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ पर बढ़ती है, लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड के केस में डायग्राम कैसा मिलता है, अगर हम यहाँ पर डेल एम वर्सेस √C का ग्राफ देखते हैं तो ये ग्राफ ऐसा आता है, यहाँ पर ग्रेजुअल चेंज मिलता है, लेकिन आपको ड्रास्टिक चेंज मिलता है एसिटिक एसिड के केस में। यहाँ पर यही वो सवाल में बोल रहा है, ड्रास्टिक चेंज देखने के लिए मिलता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। तो आप आंसर लिखेंगे एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ऑन डाइल्यूशन its dissociation increases according to Ostwald dilution law. So number of ions increases. So we will observe exponential growth in del M in case of acetic acid and not in sodium acetate, because sodium acetate is strong electrolyte. Its dissociation is almost complete. Alpha इसका 100% होता है. So when we dilute the solution, number of ions will not increase, but velocity of ion increases. This is why will not get exponential growth in molar conductance in case of acid sodium acetate. However, will observe exponential growth in molar conductance in case of acetic acid. सीधी सी बात है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस है और ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस। ये स्ट्रॉन्ग का केस बैठ रहा है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस बैठ रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको ऐसे चेंजेस मिलेंगे। अब आप फटाफट देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ मैचिंग के सवाल दे रखे हैं, जल्दी देख लेते हैं। डेल एम इन सब की मैचिंग दे रखी है, तो जनाब पहले तो जी स्टार है, जी स्टार होता है L/A, यानी कि सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स ये जाएगा, इसको ही जाएगा। ई सेल की तो वोल्टेज होती है, कापा होता है CL/A, सी होता है हमारे पास 1 रेजिस्टेंस L/A, 1 रेजिस्टेंस होता है हमारा ओम इनवर्स या सीमेंस, और इसकी जगह पर मीटर या सेंटीमीटर इनवर्स जो भी आप लेंगे, तो ये चला जाना चाहिए, इसको चला जाना चाहिए इसको, तो बाकी बचा हुआ मोलर कंडक्टेंस पर चला जाएगा C। बहुत सिंपल थे, आइए देख लेते हैं फटाफट से। ये रहा यहाँ पर डेल एम और इसके साथ जोड़ना है। मैंने अभी आपको जब स्टार्ट किया था तो वहाँ पर बताया था कि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब हम आ जाते हैं डेल एम डाइल्यूशन पर इंक्रीज होता है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो इसलिए इंक्रीज होता है चूंकि आयंस बढ़ते हैं, और स्ट्रॉन्ग के केस में इसलिए इंक्रीज होता है चूंकि आयंस की वेलोसिटी बढ़ती है। अभी आपने सोडियम एसीटेट और CH3COONA के साथ CH3COOH का केस जस्ट अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा आपने, पहले में कापा जो है वो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सोल्यूशन, उसकी मोलर कंडक्टेंस को, उसकी कंडक्टेंस को बोलते हैं। तो अभी भी इससे पहले क्वेश्चन अभी आपने देखा कि डाइल्यूशन पर नंबर ऑफ आयन पर ml डिक्रीज होते थे, कापा डिक्रीज होती थी, तो कापा जाती ही है नंबर ऑफ आयंस पर ml के ऊपर। ठीक है, अब आगे चलेंगे, इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। अब फटाफट देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। रस्टिंग को अगर आप देखते हैं तो गैल्वेनाइजेशन इसका केस जाता है, तो गैल्वेनाइजेशन रहता है। मरकरी सेल को अगर आप देखें तो मरकरी सेल फ्यूल सेल की मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। फ्यूल सेल की अभी 3 ही खूबियाँ मैंने आपको बताई, मैक्सिमम एफिशिएंसी, कभी डिस्चार्ज नहीं होता, और पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी। अब आप आते हैं
तो पीबी लेड स्टोरेज बैटरी में तो लेड से रिलेटेड मामला जाएगा, तो लेड से रिलेटेड मामला यहाँ दे दिया। मरकरी सेल में कांस्टेंट पोटेंशियल आता है, सवाल भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि मरकरी सेल कांस्टेंट पोटेंशियल क्यों देते हैं। तो मरकरी सेल कांस्टेंट पोटेंशियल इसलिए देते हैं क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम ही नहीं होता, इसलिए वो कांस्टेंट पोटेंशियल यहाँ पर मरकरी सेल देते हैं। आगे चलते हैं, ये रहा 53। तो 53 के अंदर देख लेते हैं, आपको फिर से मैच करने के लिए कह रखा है। तो जो आपके पास इधर कापा है, तो कापा को अगर आप देखेंगे तो G स्टार अपॉन R बैठ सकता है, क्योंकि कापा बराबर होता है CL अपॉन A। ये हो गया CL अपॉन A होता है हमारे पास G स्टार, और कंडक्टेंस होती है हमारे पास 1 अपॉन रेजिस्टेंस G स्टार। तो ये कापा को ये जा सकता है, इसके साथ मैच करा देंगे आप। एल्फा तो डेल एम अपॉन डेल एम 0 के बराबर ही होता है। अब ये चार्ज जो है वो IT के बराबर होता है, तो जो बचा हुआ है इसको उसके साथ आप मैच कर देंगे, ये आराम से आंसर बन जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगर एक और आपको दे रखा है मैचिंग करने के लिए, अब इधर देख लीजिए। मरकरी सेल के बारे में अगर आप देखेंगे तो डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सोल्यूशन एंड इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स। ये मरकरी सेल में चला जाएगा। आयन यूज ना होने की वजह से ही, इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम ना होने की वजह से ये कांस्टेंट EMF देता था, अभी बात की थी। फ्यूल सेल को देख लीजिए, फ्यूल सेल में कुछ मिलता है क्या? फ्यूल सेल की रिएक्शन चल रही है, H2O2 फ्यूल सेल की रिएक्शन चल रही है। अच्छा, कन्वर्ट्स एनर्जी ऑफ कंबशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कंबशन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट फ्यूल सेल इस काम को करता है, फ्यूल सेल इस काम को भी करता है। चलिए और देख लीजिए, निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी सेकेंडरी सेल में आती है, तो ये रिचार्जेबल होगी। चलिए और देख लीजिए। और लेक्लांची सेल, लेक्लांची सेल के एनोड में, लेक्लांची सेल का जो एनोड होता है वो जिंक का बना हुआ होता है, कैथोड जो होता है वो ग्रेफाइट का। तो लेक्लांची सेल को तो आपका इधर D ही जाना चाहिए। तो देख लेते हैं, कुछ बच तो नहीं गया है, फिर से देख लेते हैं। देखिए, लेक्लांची सेल में ये रिएक्शन होती नहीं है, डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन, गलत बात है ये। रिचार्जेबल लेक्लांची सेल नहीं होता, प्राइमरी बैटरी है, रिएक्शन ये करेक्ट है। कन्वर्ट्स एनर्जी ऑफ कंबशन वहाँ पे बिल्कुल नहीं होता। निकल कैडमियम बैटरी में ये रिएक्शन नहीं होती है, डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन, ये भी गलत है। रिचार्जेबल तो निकल कैडमियम बैटरी होती ही है, ये वाली रिएक्शन होती नहीं है, और कंबशन वहाँ पर होता नहीं है। तो पूरा सेट हो चुका है, कुछ बचा नहीं इसमें देखने के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 55 को जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 55 में क्या क्या दिया हुआ है। बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप पूरा कंप्लीट डेटा एक बार देख सकें। तो बहुत सारा डेटा यहां पर दिया हुआ है। इधर फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है, लिथियम आयन का भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, और रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है। लिथियम आयन का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में होने का मतलब लिथियम रिड्यूस, आयन रिड्यूस नहीं होना चाहता, वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में जाएगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल 1.4 वोल्ट है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 1.0 वोल्ट है। अब अलग अलग इनके बारे में कुछ कुछ बातें गई हैं। पहले F2 को देख लेते हैं। अब अगर आप F2 को देखें तो F2 फ्लोरीन जो है वो एक नॉन मेटल है, और F2 F नेगेटिव में रिड्यूस होना चाहती है। अगर F2 F नेगेटिव में रिड्यूस होना चाहती है तो F2 अपना रिडक्शन पसंद करेगी, और ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको होना चाहिए। तो नॉन मेटल विच इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो F2 का आंसर यहां पर जाना चाहिए C। अब आते हैं लिथियम के ऊपर। लिथियम को अगर आप देखें तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है। उल्टा अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूंगा Li प्लस, तो वैल्यू हो जाएगी प्लस 3.5 वोल्ट। यानी कि लिथियम मेटल अपने आप को ऑक्सीडाइज कराना पसंद करेगी, अपना ऑक्सीडेशन पसंद करेगी, साथ वाले का रिडक्शन पसंद करेगी। तो अब मैं लिथियम के बारे में अगर आपसे पूछूं तो मेटल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इसको जाना चाहिए यहां पर A। चलिए अब हम गोल्ड आयन की बात करते हैं। गोल्ड आयन अपना रिडक्शन पसंद कर रहा है, गोल्ड एक मेटल भी होता है और अपना रिडक्शन भी पसंद कर रहा है, तो क्या जाएगा यहां पर मामला। तो अब जरा देख लेते हैं। तो गोल्ड के बारे में कहा जा रहा है कि गोल्ड अपना एक गोल्ड +3 गोल्ड में कन्वर्ट हो रहा है। गोल्ड अपने आप में एक अच्छा मेटल भी है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में भी है। तो आइए देखते हैं, A और C तो हो नहीं सकते, तो A को अपन काट लेते हैं। A हमारा जा चुका है ताकि कंफ्यूजन ना हो, चूंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं। C भी अपन यहां पर काट लेते हैं। अब देखते हैं कौन सा बैठेगा। मेटल आयन विच इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मेटल आयन में तो मेटल तो ये रहे दोनों के दोनों, और मेटल आयन ये अपना खुद का तो रिडक्शन महसूस कर रहा है, रिडक्शन करा रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए।
और यहाँ पर बोल रखा है वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो उसको नहीं जाना चाहिए, तो इसको तो नहीं लेते हैं। अनरिएक्टिव मेटल, गोल्ड आयन अनरिएक्टिव मेटल तो नहीं है। एन आयन दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय गोल्ड +3, ऐसा भी केस नहीं, हम कुछ गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ये एन आयन है, ये भी मेटल आयन विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसको बिल्कुल फिट जाएगा और ये बन जाएगा यहाँ पर जी। क्यों गया फिट? अगर आप इसको देखेंगे तो गोल्ड आयन का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर प्लस में है, अपना रिडक्शन पसंद करेगा, साथ वाले को ऑक्सीडाइज करना पसंद करेगा, तो आंसर जाएगा इसका जी। तो जी को मैं यहाँ पर भाई काट देता हूं। अब हम आते हैं बी आर नेगेटिव के ऊपर। तो बी आर नेगेटिव पहली बात तो नॉन मेटल है। अच्छा, बी आर नेगेटिव के बारे में जरा यहाँ देख लो, Br2 से Br नेगेटिव रिडक्शन हो रहा है 1.09 वोल्ट। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, उल्टा मतलब अगर Br नेगेटिव से Br2 बनाऊं, ऑक्सीडेशन लिखूं तो कैसी वैल्यू आएगी 1.09 वोल्ट, यानी कि अपना ऑक्सीडेशन तो पसंद नहीं करेगा, नॉन मेटल भी है। तो आइए देख लेते हैं इसको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर Br नेगेटिव को जाना चाहिए। तो मेटल नहीं, मेटल नहीं। अब ये एनायंस की बात चल रही है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। एनायन विच इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो एनायन विच इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये अपना खुद का तो रिडक्शन पसंद कर रहे हैं, एनायन अपना खुद का ऑक्सीडेशन पसंद नहीं कर रहे हैं। रिड्यूसिंग एजेंट तो जब ये पहली बात तो रिड्यूसिंग एजेंट ही नहीं होंगे, वीकेस्ट क्यों लगाएंगे? वीकेस्ट होने के लिए कम से कम कुछ तो रिडक्शन करता हो सामने वाले का, ये कुछ तो करेंगे नहीं, इनका तो खुद का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, ये तो सामने वालों के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। तो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट तो मैं नहीं बोल सकता इसको, क्योंकि रिड्यूस करने की तो टेंडेंसी नहीं है दूसरों को, रिड्यूस तो ये अपने आप को कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं जाना चाहिए। एनायन दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय गोल्ड, अब जरा देख लेते हैं, गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल Br के मुकाबले ज़्यादा है, तो गोल्ड अपना क्या काम करेगा? रिडक्शन करेगा, और Br को क्या होना पड़ेगा? ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। तो बात सही है, ई यहाँ पर चला जाएगा, इसको मेरे को ई देना पड़ेगा। एक बार दोबारा सुन लें, गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल Br की तुलना में ज़्यादा है, तो गोल्ड आयन और Br में जब कॉम्पिटिशन होगा तो गोल्ड अपना खुद का रिडक्शन कराएगा, तो अगर गोल्ड अपना खुद का रिडक्शन कराएगा तो Br को बोलेगा भैया तुमको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, तो Br को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन जाएगा ई। तो अब मैं यहाँ पर इस ई को भी देता हूँ हटा। अब बचे हमारे पास 3। गोल्ड के बारे में बात हो रही है, 5वां गोल्ड के बारे में बात हो रही है। गोल्ड को देख लीजिए, गोल्ड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो ये था, तो अब क्या आंसर्स को जा सकता है? बाकी तो अनरिएक्टिव मेटल बोल सकते हैं इसको, गोल्ड अनरिएक्टिव मेटल है। गोल्ड प्लैटिनम किसी से रिएक्शन कहाँ करते हैं? इनको डिसॉल्व करने के लिए एक्वारिजिया का प्रयोग करना पड़ता है, तो अनरिएक्टिव मेटल में चला जाएगा, तो उसको डी देंगे। अब ये भी खट गया हमारे पास। अब हमारे पास 2 बचे हैं, बी और एफ, मेटल आयन। अब देखो सॉल्व भी करने की आवश्यकता नहीं है, एक मेटल आयन लिख रखा है, एक एनायन लिख रखा है, सीधी सी बात है। एनायन के नाम पर सिर्फ ये बचा, इसको एफ दे देंगे, और मेटल आयन के नाम पे हमारे पास बी बचा। फिर भी चलो देख लेते हैं कि इसको बी क्यों सूट कर रहा है। मेटल आयन विच इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर आप देखें तो Li प्लस Li अगर आप देखेंगे तो इसका खुद का रिडक्शन पोटेंशियल अगर आप देखेंगे तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल बिल्कुल नेगेटिव में, यानी कि ये अपना रिडक्शन पसंद ही नहीं करता, ये तो अपना ऑक्सीडेशन पसंद करता। अपना ऑक्सीडेशन पसंद करेगा तो साथ वाले का क्या करेगा? यहाँ पर रिडक्शन करेगा। तो पूछ रखा था वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नहीं है, ये लोग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बहुत अच्छे। तो अगर और तो कुछ दूसरा कंपटीशन करने के लिए दे नहीं रखा है, तो मुझसे वीकेस्ट पूछा था और मेटल आयन की बात की थी, तो यही बचा था, तो इससे मैं इसको यहाँ पर बी दिया। और इसको मैंने एफ क्यों दिया? एनायन विच इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो ना, F2F नेगेटिव खुद अपना फ्लोरीन रिडक्शन कराना पसंद करता है, तो साथ वालों के लिए तो फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा ना। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा हुआ, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट तो पुअर कहलाएगा। तो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एफ, इसको यहाँ पर जाएगा। आगे चलते हैं, एसर्शन रीजन्स पे आते हैं। एसर्शन रीजन में यहाँ पर ये ABCDE 5 ऑप्शन दे रखे हैं। अमूमन जो एसर्शन रीजन में पॉइंट्स रहते हैं उस पर एक अलग नया पॉइंट क्रिएट कर रखा है, बोथ एसर्शन एंड रीजन्स आर फॉल्स। अगर मैं ABCD के टर्म्स में कहूँ तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया। तो कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि अमूमन एसर्शन रीजन में ये वाला पॉइंट नहीं रहता है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दे रखा है, बोथ एसर्शन एंड रीजन्स आर फॉल्स। आइए देखते हैं कि क्या यहाँ पर जाने जा रहा है। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और ई स्टैंडर्ड कॉपर +2 कॉपर यहाँ पर दे रखा है आपको नेगेटिव। तो अगर आप देखेंगे कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन,
ये असर्शन तो सही है, लेकिन कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में नहीं होता, पॉजिटिव में होता है, हाइड्रोजन के नीचे होता है, तो ये गलत हो गया, यानी कि इसका आंसर जाएगा सी। असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं 57 क्वेश्चन को। ई सेल शुड हैव अ पॉजिटिव वैल्यू फॉर द सेल टू फंक्शन। बात सही है, अगर आप चाहते हो कि आपका सेल काम करे तो उसके ई सेल की वैल्यू तो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये वाला स्टेटमेंट तो यहां पर सही दे रखा है। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि रीजन, तो रीजन बोल रखा एनोड का पोटेंशियल कैथोड से ज्यादा हो, तो यार एनोड का पोटेंशियल कैथोड से ज्यादा हो, रिडक्शन पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो ई स्टैंडर्ड सेल बराबर होता है ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड। अगर आप एनोड का पोटेंशियल ज्यादा रख दोगे तो आपकी बैटरी का ई सेल तो फिर नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, काम थोड़ी करेगी। इसका भी आंसर जाएगा सी, दिस इज रॉन्ग। 57 का भी जाएगा सी। अब 58 को देखते हैं क्या दे रखा है। कंडक्टिविटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है यहां पर डिक्रीज होती है, बिल्कुल ठीक बोला। नंबर ऑफ आयन पर एमएल कम होते हैं, बिल्कुल सही है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे यही सब होता है, अभी पीछे करके भी दिखाया था आपको, डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयन पर एमएल कम होते हैं। इसका आंसर तो ए जाएगा, यानी कि पहला असर्शन करेक्ट है और रीजन भी उसका सही दे रखा। 59 पर आते हैं भाई। डेल एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट शोज अ शार्प इंक्रीज, बिल्कुल ठीक बात है। डाइल्यूशन पर ऐसा अभी थोड़ी देर पहले करके दिखाया था, और चूंकि डिसोसिएशन बढ़ता था, डिसोसिएशन बढ़ने पर नंबर ऑफ आयन बढ़ते थे, डेल एम डेली बढ़ती थी। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमेशा बढ़ता है, क्योंकि अल्फा बढ़ता है, नंबर ऑफ आयन्स बढ़ते हैं। तो ऐसा आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखता है। 59 इसका आंसर ए करेक्ट है। 60 पे आते हैं। मरकरी सेल डज नॉट गिव स्टीडी पोटेंशियल, ये तो बात ही गलत कर दी। मरकरी सेल ही तो थे जो स्टीडी पोटेंशियल देते थे। इन सेल रिएक्शंस आयंस आर नॉट इन्वॉल्व, ये करेक्ट है। तो यहां पर इसका ऑप्शन क्या जाना चाहिए? इसका ऑप्शन जाएगा ई, क्योंकि यहां पर असर्शन गलत है और रीजन सही है, तो उसका आंसर यहां पर ई जाना चाहिए, है ना। जो ई का मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांचवा ऑप्शन इसमें जाना चाहिए। अब इधर आते हैं असर्शन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो क्लोरीन एनोड पर मिलती है इंस्टीड ऑफ ऑक्सीजन, ये बात करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि पानी को कराने के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वहाँ पर आवश्यकता होती है। जैसे नंबर तो क्लोरीन का ही जाता है एनोड के ऊपर। अब फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एट एनोड रिक्वायर्स ओवर वोल्टेज, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। 61 का आंसर ए जाएगा। उसको कराने के लिए ओवर वोल्टेज चाहिए होती है। अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल भी आया था शॉर्ट आंसर टाइप में। अब आते हैं 62 पर आते हैं। फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सोल्यूशन एन AC सोर्स इज यूज्ड, बिल्कुल सही बात है, अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। और रीजन देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक सोल्यूशन विल चेंज, DC सोर्स, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब हम DC का प्रयोग करते हैं तो DC का प्रयोग करने पर आयंस का इलेक्ट्रोलाइसिस वहां पर हो जाता है, इसलिए इसका आंसर 62 का आंसर ए ही बैठेगा। दोनों चीजें सही दे रखी हैं। 63 पर आते हैं। करंट स्टॉप्स फ्लोइंग व्हेन ई सेल बराबर 0, बिल्कुल सही बात है, और इस टाइम पर इक्विलिब्रियम आ जाए, दोनों सही बात है। इक्विलिब्रियम आने पर ही डेल्टा G 0 होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब भी डेल्टा G 0, डेल्टा G 0 का मतलब ई सेल 0। क्यों जी? डेल्टा G बराबर तो होता है माइनस के NFE, तो जब ये 0 तो ये अपना आप 0 हो जाएगा। इसका आंसर भी 63 का आंसर ए जाएगा। 64 पर आते हैं। ई स्टैंडर्ड Ag प्लस Ag इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ Ag आयन, सही बात है। आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। काहे बढ़ जाएगा? नस्ट इक्वेशन से देख लो। नस्ट इक्वेशन क्या होगी? E इक्वल टू E स्टैंडर्ड प्लस 0.0591 अपॉन 1 रखोगे, और लॉग यहां पर क्या रखोगे? Ag आयन कंसंट्रेशन। अगर इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू तो बढ़ेगी। अगर ये ई स्टैंडर्ड होता तो ई स्टैंडर्ड ना बढ़ता, क्योंकि ई स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो फिक्स्ड रहती है। ई स्टैंडर्ड निकालते हैं तब, स्टैंडर्ड मतलब जब आपके आयंस की कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड यानी कि 1 mO। लेकिन अगर आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे यहाँ पर तो फिलहाल इसका ई का वैल्यू तो चेंज होगा, तो इंक्रीजेस, बिल्कुल ठीक बात है। लिख रखा है ई Ag प्लस Ag, 64 के अंदर पूछ रखा है ई Ag प्लस Ag हैज अ पॉजिटिव वैल्यू, ये भी सही है, पर ये इसका रीजन नहीं है। इसका रीजन तो जाएगा यहाँ पर नस्ट इक्वेशन से, तो यानी कि असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आंसर जाएगा बी। अब आते हैं 65 पर। तो 65 क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कॉपर सल्फेट कैन बी स्टोर्ड इन जिंक वेसल, बिल्कुल झूठ। जिंक वेसल में अगर आप कॉपर सल्फेट रखेंगे तो तुरंत आपको मालूम है कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा और जिंक सोल्यूशन में चला जाएगा। काहे? क्योंकि इसका कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल
जिंक से ज़्यादा है तो कॉपर तुरंत जो है वो अपने आप को क्या कर देगा, कॉपर अपने आप को रिड्यूस करा देगा। फिर लिख रखा है जिंक इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, ये महा झूठ, ये तो गलत बोल दिया। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव तो जिंक होता है, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जल्दी से सोल्यूशन में आ जाता है। दोनों ही गलत हो गए तो चला जाएगा यहाँ पर डी। तो जितने भी क्वेश्चंस अभी हमने आपके साथ की, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हमें उम्मीद है कि इन क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। नमस्कार।